आज मैं बुजुर्गों में पाई जाने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीकेज। यूरिन इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीकेज का मतलब है लॉस ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल ओवर यूरिनेशन। पेशाब करने की जो प्रक्रिया है उस पर कंट्रोल नहीं रहना, संयम नहीं रहना। यूरिन लीकेज के, इनकॉन्टिनेंस के कई वजह होती हैं। पहली वजह है ओवर एक्टिव ब्लैडर, अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसमें मरीज को अक्सर पेशाब करने की इच्छा होती है और जब भी ये ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा है तो उसको जोर से पेशाब आता है और पेशाब करने के लिए भागना पड़ता है। पेशाब को रोकना मुश्किल होता है और कई बार वॉशरूम जाते समय रास्ते में पेशाब लीक हो जाता है। इसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर। दूसरी तरह का जो इनकॉन्टिनेंस है दैट इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसका मतलब है खांसते, हंसते और चीखते समय या कोई भारी वजन उठाते समय पेशाब का लीक होना। ये ज्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है, स्पेशली उन फीमेल्स में जिनमें चाइल्ड डिलीवरी के टाइम में या तो प्रोलॉन्ग लेबर या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की हिस्ट्री हो। ये पुरुषों में भी देखने को मिलता है, स्पेशली उनमें जिनमें प्रोस्टेट का कोई सर्जरी हुई है या प्रोस्टेट का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें भी देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरे टाइप का इनकॉन्टिनेंस होता है मिक्स, जिसमें कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी होता है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी देखने को मिलता है। एक होता है स्फिंक्टरिक इनकॉन्टिनेंस, जो कि उनमें देखने को मिलता है जिनमें पहले कभी कोई पेल्विक सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुई है और वो स्फिंक्टर जो कि यूरिन को लीक होने से रोकता है उसको कोई डैमेज हुआ है, या उसकी नर्व को डैमेज हुआ है। एक होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, वो ज्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है, स्पेशली ओल्डर मेल्स में, जिनमें प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती है और जब उसमें रेसिडुअल यूरिन बढ़ जाता है तो पेशाब लीक होने लगता है। तो ये ज्यादातर जो लीकेज है, इनको अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर दिया जाए तो काफी हद तक उन्हें ट्रीट किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विड्स का। लिक्विड्स एडिक्वेट अमाउंट में लेना है, बहुत ज्यादा अमाउंट में भी नहीं लेना है, बहुत कम अमाउंट में भी नहीं लेना है। 2 से 2.5 लीटर के आसपास लिक्विड लेना है, जिसमें कि सब कुछ दिन भर जो हम लेते हैं, चाय, दूध, कॉफी, पानी, सब इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा डाइट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। खाने पीने में उन चीजों को अवॉइड करना है जो कि ज्यादा स्पाइसी हैं, जंक फूड, सोडा, ऐसे खाने पीने की चीजें जिससे कि ब्लैडर को इरिटेशन होती है, ब्लैडर इरिटेंट जो फूड है वो अवॉइड करने हैं। इसके अलावा ब्लैडर रिट्रेनिंग का मतलब है जिनमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से ब्लैडर को उसके स्टोरेज फंक्शन के लिए दोबारा से रिट्रेन करना है, उसको दोबारा से स्टोरेज फंक्शन के लिए ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा दूसरा एक इम्पोर्टेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है, वो है कीजल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज। इसमें हम मरीज को एडवाइस करते हैं कि अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को वो टाइट करें, टाइट रखें कुछ समय के लिए और फिर लूज छोड़ें। पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के और जो यूरिन लीकेज के एपिसोड्स हैं वो काफी कम होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस काफी हद तक कंट्रोल होता है। इसके अलावा इन बुजुर्गों को हम अक्सर ये भी राय देते हैं कि शाम के टाइम में लिक्विड का अमाउंट कम लें, ताकि रात के टाइम में बार बार उनको पेशाब करने के लिए उठना ना पड़े। अगर कुछ बुजुर्ग अपने हार्ट और दूसरी प्रॉब्लम के लिए कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं, जैसे डायूरेटिक ले रहे हैं, तो उनको मॉर्निंग आवर्स में लें, इवनिंग आवर्स में अवॉइड करें। इसके अलावा लीकेज को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन भी आती है जिन्हें हम ओरल एंटीकोलिनर्जिक बोलते हैं, सोलिफेनासिन, टेरिफेनासिन और ऑक्सीबुटाइनिन। इन मेडिसिन से भी काफी हद तक आराम मिलता है। एक नई ग्रुप की मेडिसिन है बीटा 3 एगोनिस्ट, मीरापेग्रोन। सो इन मेडिसिन से भी ज्यादातर केसेस में ये जो यूरिन लीकेज के एपिसोड्स कम किए जाते हैं। तो इन नटशेल यूरिन लीकेज एक कॉमन प्रॉब्लम है और ज्यादातर बुजुर्गों में देखने को मिलती है। ये उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है, उनकी सोशल लाइफ काफी अफेक्ट होती है। वो बाहर किसी फंक्शन में जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता।
प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि पेशाब के लिए बार बार उठ के जाना पड़ता है, तो वो ठीक से अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से रात को नींद भी ढंग से नहीं आती है, और जब नाइट स्लीप अच्छी नहीं रहती है तो डे टाइम में भी काम की जो परफॉर्मेंस है वो भी अफेक्ट होती है। तो ये लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को काफी अफेक्ट करता है, और ज्यादातर केसेस में इसका इलाज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और मेडिकेशन से पूर्णतः संभव है। बहुत ही कम केसेस में ऑपरेशन की जरूरत होती है, और ऑपरेशन की जरूरत होती भी है तो वो ज्यादातर मिनिमली इन्वेसिव ऑपरेशन होते हैं। तो इस बीमारी के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यूरोलॉजिस्ट से मिले, हेजिटेट नहीं करें, इसको पूर्णतः ट्रीट किया जा सकता है।